गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 23 मई और सुबह के 5:30 बजने वाले हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट इंडियन इलेक्शन फॉर यूपीएससी। क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही टॉपिक। और इलेक्शन से तो वैसे भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये साल इलेक्शन ईयर है इसलिए 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी में आ सकते हैं उससे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए सिर्फ वही हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से, फालतू की एनालिसिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो इवोल्यूशन हुआ है हमारा, है ना, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो हिस्ट्री में पहले हम लोग ब्रिटिश राज वाला पीरियड देखेंगे, मतलब 1947 से पहले का। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे 1947 से 2000 तक का। और रिसेंट अमेंडमेंट क्या क्या हुए हैं वो देखेंगे 2000 के बाद के। इम्पोर्टेंट लॉज देखेंगे, इम्पोर्टेंट बॉडीज़ देखेंगे, जैसे कि ECI हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डीलिमिटेशन कमीशन। स्टेट और नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे मिलता है, उसका रिकग्निशन कैसे होता है वो देखेंगे। प्रोसेस क्या होता है इलेक्शन का, मशीनरी क्या होती है, हायरार्की क्या होती है, ECI होता है, फिर DE होता है, RO होता है ना, पोलिंग ऑफिसर होता है। ऐसे हायरार्की क्या होती है वो हम लोग सब लोग मशीनरी के अंदर पढ़ेंगे। फिर टाइप्स क्या होते हैं इलेक्शन मेथड्स के। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है ना, और ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट में जाके हम लोग इससे रिलेटेड PYQ देखेंगे, CSE CAPF और CDS में इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं ब्रिटिश पीरियड की। तो 1700s में तक क्या था, अंडर मुगल्स कोई भी मतलब फॉर्मल इलेक्टोरल सिस्टम नहीं था, लिमिटेड गवर्नेंस थी। 1858 तक आते आते क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन रूल लग गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने लगे, बट अभी भी कोई फॉर्मल इलेक्शन नहीं था। हम लोग ये इवोल्यूशन सिर्फ किस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट आया फिर 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बिगनिंग हो गई, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। जो LC है, LC मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हो गई बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में। और इंडियंस को नॉमिनेट करना स्टार्ट कर दिया कहाँ पर, नॉन ऑफिशियल मेंबर इन एक्सपेंडेड काउंसिल। जो वाइसरॉय की एक्सपेंडेड काउंसिल थी उसमें एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियंस को नॉमिनेट करना स्टार्ट हो गया था। ये क्या थे, ये सिर्फ ओनली एडवाइजरी मेंबर्स थे उस टाइम तक। और पहले 3 ऐसे मेंबर्स कौन कौन से थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये 3 थे। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये फैक्ट याद कर लेना। उसके बाद 1892 का रिफॉर्म आया इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू। उसमें क्या था, ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ऊपर, इनकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई, मतलब इंक्रीज कर दिए गए मेंबर्स। इंक्रीज नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनके जो फंक्शंस थे वो भी इंक्रीज कर दिए गए, जैसे कि अब ये लोग बजट को डिस्कस कर सकते थे। इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू ये इलेक्ट होते थे। इनडायरेक्ट वोटिंग मतलब सिर्फ लैंड ओनर्स और यूनिवर्सल ग्रेजुएट्स और इस तरह के जो एलीट लोग थे ना, सिर्फ वही इन लोग को इलेक्ट करके लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्ट करते थे। ठीक है, तो अभी तक क्या था, इनडायरेक्ट वोटिंग थी। 1909 में फिर क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए मुस्लिम को, मतलब मुस्लिम ही मुस्लिम को इलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को नॉमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि पहले थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नेम इम्पोर्टेंट है इसलिए याद कर लेना कि पहला मेंबर कौन था इन इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और अभी भी इंडियन जो मेजॉरिटी थी वो सेंटर में अलाउड नहीं थी, सिर्फ प्रोविंसेस में अलाउड थी। ओके, नेक्स्ट है 1919 मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें क्या था कि डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की थी और बाय कैमरलिज्म सेंटर में। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना कि डायरकी प्रोविंसेस में और बाय कैमरलिज्म सेंटर। और इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया था हमारा नेक्स्ट में, मतलब 1935 में। इसमें देखो डायरकी प्रोविंसेस से हटा के सेंटर में हो गई थी और बाय कैमरलिज्म प्रोविंसेस में हो गया था, जस्ट इसके ऑपोजिट। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। और 1919 में फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। ठीक है, जो मतलब
कैंडिडेट्स को चूज़ किया जाता था वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू किया जाता था फर्स्ट टाइम इन 1919 में। इसमें भी लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। लिमिटेड फ्रेंचाइजी मतलब क्या है, वही कि प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन, जो मतलब एलीट लोग थे ना, सिर्फ वो ही इलेक्ट कर सकते थे, वही वोट डाल सकते थे, इसलिए लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, इनके पहले मेंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो अब 1919 में क्या हो गया था, आउट ऑफ 6 3 मेंबर्स इंडियंस थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पहले एक ही था 1999 में, अब इसमें 3 हो गए थे, मतलब हाफ हो गए थे। फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इसमें जैसे ही बताया ना, डायर की प्रोविंसेस में से हटा के सेंटर में लगा दी थी, और बाय कैमरलिज्म प्रोविंशियल लेवल पे। जैसे कि आउट ऑफ 11 स्टेट 6 में बाय कैमरलिज्म था, अभी भी है। 6 आउट ऑफ 28 अब है, मतलब 28 स्टेट्स के में से 6 में बाय कैमरलिज्म है। एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो गया था, और ओनली 10% को वोटिंग राइट्स था, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा ना कि डायरेक्ट इलेक्शन तो होने लगे थे, बट लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। तो कितनी लिमिटेड थी कि सिर्फ 10% के पास ही वोटिंग राइट्स थे, जो एलिट सोसाइटी थी ना, सिर्फ उन्हीं के पास था। उसके बाद 1946 में इलेक्शन हुए और इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, 1950 में पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिली। लेकिन ये क्या था ना, सिर्फ 21 साल के ऊपर के लोगों के लिए था, अबव 21 ईयर्स ओनली। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब क्वेश्चन तो नहीं, ये स्टेटमेंट में एक दे सकते हैं कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये 1950 में हुआ था। उसके बाद 51-52 में पहली बार जनरल इलेक्शन हुआ लोकसभा का, है ना। ये लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी, 173 मिलियन वोटर से ज़्यादा थे, 26 स्टेट्स में हुआ, 401 कॉन्स्टिट्यूंसी थी। ये सब फैक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, ये तो बस ऐसे ही है। तो जनरल में 393 और एसटी की सीट्स थी, 8 वोटर टर्नआउट 44.87% था, 24 फीमेल कैंडिडेट्स थी, 4.91% टोटल की, है ना। 14 नेशनल पार्टीज़ थी, 39 स्टेट पार्टीज़ थी, और जीता कौन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट नंबर पे थी, सेकंड पे सीपीआई थी, थर्ड पे एसपी थी। 1961 में पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हुई, है ना। और 1961 में ये क्यों हुई थी, क्योंकि 1961 में सेंसस हुआ था, और जैसे कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन आता है। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि सेंसस तो हुआ है बट डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म नहीं हुई, बाकी हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हुई है टू एडजस्ट बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। के बारे में हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में। उसके बाद 1969 में सिंबल सिस्टम स्टार्ट हुआ, हर पार्टी को एक सिंबल मिलने लगा। 1982 में पहली बार ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई थी, बट ये लिमिटेड स्केल पे हुई थी। उसकी वजह से क्या हुआ, 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर रोक लगा दी। लेकिन 1988 में मतलब ईवीएम में थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको सही प्रूफ करके कि हाँ ये सेफ़ है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है, ये सब प्रूफ करके 1988 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अलाउइंग यूज़ ऑफ ईवीएम। उसके बाद 2004 में पहली बार सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में यूज़ हुई थी, पहली बार 2004 में ईवीएम। नेक्स्ट वील सी 1985 में एंटी डिफेक्शन आया, ठीक है। उस अंडर 10th शेड्यूल इस कब एंटी डिफेक्ट हो सकता था कि या तो वो अपना वॉलंटरी मेंबरशिप गिव अप कर दे, है ना, या तो पार्टी के अगेंस्ट वो वोट करे, या तो रिफ्यूज़ कर दे वोट करने के लिए, और या तो कोई इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, और या तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ना कर पाए, है ना, तो इन केसेस में वो डिफेक्टेड हो जाता था। इसका डिसीज़न स्पीकर और चेयरमैन के पास होता था, इनके लिए कोई टाइम फ्रेम डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और ये जुडिशियल रिव्यू भी के लिए भी ओपन है। एक्सेप्शन क्या है इसके लिए कि कोई कैंडिडेट्स या फिर पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो 2/3 सपोर्ट से किसी और पार्टी से मर्ज हो जाते हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इनके लिए भी एक्सेप्शन है एंटी डिफेक्शन। नेक्स्ट, इन 1988 जो वोटिंग की एज थी वो लोअर हो गई थी, 21 से 18 हो गई थी थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, 1950 में, बट 18 ईयर्स कब हुआ, 1988 में, ओके।
नेक्स्ट 1993 में एपिक इंट्रोड्यूस हुआ। एपिक क्या है, जो हम लोग बोलते हैं ना वोटर आइडेंटिटी कार्ड, तो वो यही है, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट 1996 में MCC मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ये सिर्फ कंसेंसस बेस्ड है। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या आता है, जैसे कि वो कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला सकते हैं, है ना। और जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो पब्लिक एक्सचेकर से नहीं होगा, वो खुद के पर्सनल उसमें खर्चे में काउंट होगा। और जो इनकी जो वो होती है ना रैलीज़ वगैरह, उसको ये लोग कंबाइन नहीं कर सकते हैं ऑफिशियल विजिट के थ्रू। क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मतलब प्राइवेट उस पर नहीं कर सकते हैं, उनके प्रोग्राम्स और रिकॉर्ड्स वर्क्स इन सब पे कर सकते हैं। और जब भी वो लोग रैली वगैरह करेंगे तो उसके लिए लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होगा। अगर दो कैंडिडेट एक ही टाइम पर एक ही उसमें रैली करना चाहते हैं तो उसको क्लैश नहीं होने देना है ना, ये होना चाहिए, इसलिए पहले से पुलिस को बता देना चाहिए। कैरिंग एंड बर्निंग एफिकेसीज रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट अलाउड। ऑल पार्टी वर्कर्स एट पोलिंग बूथ शुड बी गिवन आइडेंटिटी बैचेस नॉट कंटेनिंग देयर पार्टी सिंबल नेम ऑफ द कैंडिडेट। मतलब जो पोलिंग बूथ पे होंगे ना उनके कैंडिडेट, उनमें उनका पार्टी नेम या फिर सिंबल नहीं होगा। ओनली वोटर्स एंड दोज विद अ वैलिड पास फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन विल बी अलाउड टू एंटर पोलिंग बूथ। ओके, तो ये हमारा MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। 1999 में पोस्टल बैलेट इंट्रोड्यूस हुआ। इसी को हम लोग मेल इन बैलेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट अलाउज रजिस्टर्ड वोटर्स टू कास्ट देयर वोट बाय मेल इंस्टेड ऑफ फिजिकली गोइंग टू पोलिंग स्टेशन। मतलब वहाँ तुम बिना जाए ही अपना वोट कास्ट कर सकते हो थ्रू मेल। इसके लिए आपको फॉर्म 12D, ठीक है, ये फिल करना पड़ता है और इन एडवांस देना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अब ये पोस्टल बैलेट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो इसके लिए 5 कैटेगरीज होती हैं, स्पेशल वोटर, सर्विस वोटर, एब्सेंटी वोटर, इलेक्टर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन और एसेंशियल सर्विस वर्कर्स। स्पेशल वोटर्स में कौन कौन आ जाते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, स्पीकर, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं पोल ड्यूटी पे, ठीक है, वो आ जाते हैं स्पेशल वोटर्स में। नेक्स्ट है सर्विस वोटर्स, इनमें कौन आता है, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। एब्सेंटी वोटर्स कौन कौन है, जो मतलब थ्रू मतलब जिनको कोई इलनेस है, डिसेबिलिटी है, या फिर जो 80 ईयर से ओल्ड है, वो एब्सेंटी वोटर्स होते हैं। इलेक्टर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, उनको भी अलाउड होता है ये, लेकिन जो प्रिजनर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि उनको अलाउड नहीं होता है। ठीक है, एसेंशियल सर्विस वर्कर्स होते हैं, जैसे कि जो मेट्रो में काम करते हैं, रेलवे में, हेल्थ केयर में, और जो मीडिया पर्सन्स होते हैं, तो इनके लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था पोस्टल बैलेट सिस्टम। अब देखते हैं पोस्ट 2000 क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए इलेक्शन सिस्टम में। तो 2003 में प्रॉक्सी वोटिंग हुई है। जैसे कि इसमें पोस्टल बैलेट में क्या होता था कि खुद ही हम लोग थ्रू मेल वोट कास्ट करते थे, लेकिन प्रॉक्सी में क्या होता है, कोई दूसरा इंसान जाके तुम्हारे लिए वोट करता है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर होने चाहिए, तभी प्रॉक्सी वोटिंग अलाउड होगी। और जो प्रॉक्सी वोटर है, मतलब जो आपकी जगह जा रहा है, वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही होना चाहिए, फ्रॉम सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, 2009 में एग्जिट पोल पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है ना। अब एग्जिट पोल क्या होता है, 2 तरह के जैसे सर्वे होते हैं, एक होता है ओपिनियन पोल, एक होता है एग्जिट पोल। अगर इलेक्शन से जो पहले होता है वो होता है ओपिनियन पोल, इलेक्शन के बाद जो होता है वो होता है एग्जिट पोल। तो इनमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी 2009 में। क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि ये जो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स हैं, वो जब तक पूरी वोटिंग ख़त्म नहीं हो जाती है ना, उसके बाद ही इसके रिजल्ट निकाले जाएंगे। अगर जैसे एक से ज़्यादा स्टेट्स में वोटिंग है, तो जब तक आखिरी स्टेट में वोटिंग नहीं हो जाती है, तब तक इसके रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर करे जा सकते। ओके, 2013 में नोटा इंट्रोड्यूस किया, नन ऑफ द अबव, एंड वीवीपैट, ये इंपॉर्टेंट है इस बार। जैसे कि वीवीपैट क्या होता है, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये पहली बार नागालैंड में यूज़ किया गया था। नागालैंड की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉक्सन कॉन्स्टिट्यूंसी, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यूज़ किया गया था एज अ ट्रायल। फिर 2017 में पूरे गोवा में, मतलब पूरे स्टेट में ये किया गया था। और पूरे होल इंडिया के लोकसभा जनरल इलेक्शन में कब, 2019 में यूज़ हुआ। तो होल इंडिया में 2019 में यूज़ हुआ वीवीपैट। वीवीपैट होता क्या है कि एक तरह की, मतलब जैसे आपकी ईवीएम होती है ना,
उसी के बगल में एक मशीन होती है जिसमें जब आप वोट डालोगे तो उसमें एक पर्ची निकलती है जिसमें नेम और सिंबल होता है जो कि आपने वोट जिसको दिया होगा उसके लिए, और ये 7 सेकंड्स के लिए रहती है। उसके बाद ये पर्ची उस बॉक्स में गिर जाती है। तो यही होता है वीवीपैट। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए। ये तो वैसे भी इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्स डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये ख़त्म हो गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या है? ये फॉर्म ऑफ एनोनिमस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़ है थ्रू SBI। सिर्फ एक ही बैंक कर सकता है, कौन? SBI। डिनोमिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? 1000 से लेके 1 करोड़ तक कुछ भी डिनोमिनेशन हो सकता है। और जिसमें डोनर डिटेल्स होंगी वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। और जो ये होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सिर्फ 15 डेज के लिए वैलिड होता है फ्रॉम डेट ऑफ इशू। एलिजिबल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं? सारी नहीं है एलिजिबल। जिनके पास 1% से ज़्यादा वोट मिले थे इन लास्ट जनरल इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, सिर्फ वही पार्टीज़ इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्शन रिलेटेड लॉज एंड प्रोविजंस। उनसे रिलेटेड हम कुछ लॉज देख लेते हैं। जैसे कि पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे? एलोकेशन ऑफ सीट्स टू लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड मैनर ऑफ फाइलिंग द सीट्स। अच्छा, इसमें राज्यसभा नहीं है, ठीक है, वो याद रखना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या था? क्वालिफिकेशन फॉर राज्यसभा, इलेक्टर फ्रॉम एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब राज्यसभा के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो सकता है। लोकसभा के लिए क्या था कि अगर जनरल सीट के लिए अगर तुम कंटेस्ट कर रहे हो तो इलेक्टर होना चाहिए फ्रॉम एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन अगर SC ST के लिए कर रहे हो तो फिर तुमको SC ST होना ज़रूरी है। और अगर ST के इन एडा क्या है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, या फिर सिक्किम और लक्षद्वीप के लिए तुम कंटेस्ट कर रहे हो ST सीट के लिए, तो फिर तुमको ST होना पड़ेगा उस रीजन से। मतलब अगर एडा में कर रहे हो, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, तो वहाँ से तुमको ST होना पड़ेगा। सिक्किम से कर रहे हो तो वहाँ का ST होना पड़ेगा। लक्षद्वीप से कर रहे हो तो वहाँ का होना पड़ेगा। ये लोकसभा का था। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है तो उसमें भी सिमिलर है कि SC ST की अगर सीट पे कंटेस्ट कर रहे हो तो फिर SC ST होने चाहिए उस सेम स्टेट के। अगर एडा में कर रहे हो तो जैसे कि अबव था वही है, सेम ST ST होना चाहिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का। और जनरल कर रहे हो तो फिर इलेक्टर होना चाहिए बस सेम स्टेट का। सेम स्टेट का ज़रूरी है SLA के लिए। SLA मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और SLA मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए तुम इलेक्टर होने चाहिए बस सेम स्टेट के। तो ये कंडीशंस किस में थी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब देख लेते हैं कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस और इलेक्टोरल ऑफेंसेस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो करप्ट प्रैक्टिसेस 1951 एक्ट में कहा था, ROP 1951 में। और इलेक्टोरल ऑफेंसेस किस में है? ये RPA 1951 और IPC इन दोनों में है। ये IPC में भी है, ये IPC में नहीं है, ये याद रखने वाली चीज़ है। और इसमें जो इलेक्शन अगर कैंडिडेट करप्ट प्रैक्टिसेस करते हुए पाया जाता है तो इसका इलेक्शन वॉइड हो जाता है। और इसमें इलेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर इलेक्शन वॉइड हो जाएगा तो फिर होल कॉन्स्टिट्यूएंसी विल सफ़र, है ना, क्योंकि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं रहेगा, बाय इलेक्शन होगा। और इसमें सिर्फ जो कैंडिडेट है उसको पनिशमेंट मिलती है। और इसमें मैनर क्या होता है? ओनली आफ्टर इलेक्शन इज़ ओवर, मतलब जब पूरा इलेक्शन ख़त्म हो जाता है उसी के बाद इसकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो कमिट करेगा ये क्राइम तभी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर इलेक्शन चल रहा हो ना चल रहा हो उससे मतलब नहीं है। और इसमें सिविल डिसेबिलिटीज़ जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शन ये सब होता है। इसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, मतलब इसमें पनिशमेंट मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस में। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट बॉडीज़ क्या क्या है रिलेटेड टू इलेक्शन, तो वो हम लोग देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है पहली, ये आर्टिकल 324 के अंडर आती है। इसका कंपोजिशन क्या है? तो इसमें एक CEC होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कुछ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिफाइंड नहीं है,
वैसे अभी तो जनरली 2 हैं, मतलब CEC प्लस 2 EC हैं अभी, बट ये फिक्स नहीं है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है। और इन दोनों को अपॉइंट कौन करता है? इन दोनों को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकता है आफ्टर कंसल्टेशन विद ECI को असिस्ट करने के लिए। और CEC EC दोनों की पावर्स इक्वल होती हैं, ऐसा नहीं है कि CEC के अंडर EC आता हो, दोनों की पावर्स इक्वल होती हैं और सिमिलर होती हैं सुप्रीम कोर्ट जज के। और इनका जो इम्पीचमेंट होता है ना, अभी हम लोग देखेंगे, वो भी सिमिलर होता है सुप्रीम कोर्ट जज के। इनका टेन्योर क्या होता है? 665 विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 साल और या तो 65 ईयर्स। इम्पीचमेंट प्रोसेस जैसे कि यहाँ पे देखा ना, सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर। तो इलेक्शन जो कमिश्नर्स होते हैं वो रिकमेंडेशन ऑफ CEC पे ही इम्पीच हो जाते हैं, मतलब अगर CEC रिकमेंड करेगा तो इलेक्शन कमिश्नर्स को इम्पीच किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। लेकिन अगर CEC को इम्पीच करना है तो वो सिमिलर होगा सुप्रीम कोर्ट जज के। अब ये देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट जज या फिर CEC को कैसे इम्पीच किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक मोशन साइन करना पड़ता है। अगर ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो 100 मेंबर साइन करेंगे, अगर राज्यसभा में हो रहा है तो 50 मेंबर करेंगे। फिर ये जो मोशन है वो स्पीकर या चेयरमैन जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस होगा उसके स्पीकर को दिया जाएगा। वो एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, इफ एडमिटेड, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा 3 मेंबर कमेटी को। वो कमेटी में कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस या फिर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, है ना, ये तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का होगा, और साथ में डिस्टिंग्विश एक जूरिस्ट होगा। तो ये 3 लोग होंगे, 1 2 3 लोग। अगर ये कमेटी फाइंड गिल्टी करती है, जो भी जज है या फिर CEC है उसको गिल्टी फाइंड करती है, तो फिर वोटिंग स्टार्ट होगी। और वोटिंग किससे होगी? स्पेशल मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गई तो फिर वो नेक्स्ट हाउस में दी जाएगी। नेक्स्ट हाउस में भी स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो गई तो फिर प्रेसिडेंट को ऑर्डर पास करना पड़ेगा उसको इम्पीच करने के लिए। अभी तक कोई भी जज या फिर CEC इम्पीच नहीं हुआ है। एक बार इंट्रोड्यूस हुआ था जज को इम्पीच करने के लिए, बट वो मोशन फेल्ड हो गया था, उसको मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी, स्पेशल मेजॉरिटी। नेक्स्ट इश्यूज़ क्या हैं? कुछ इश्यूज़ हैं इलेक्शन कमीशन को लेके। इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन डिफाइंड नहीं है ना, और रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट पे कोई बार भी नहीं है। अपॉइंटमेंट के लिए इनके लिए सिलेक्शन कमेटी होती है। CEC के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसके में PM होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसको भी PM अपॉइंट करता है, जनरली ये होम मिनिस्टर होता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। इसमें अभी बात चल रही थी कि ये कैबिनेट मिनिस्टर की जगह CJI होना चाहिए, है ना, इसलिए ये न्यूज़ में था। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन देखता है? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेशन के, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन कौन से देखता है? तो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी कौन सी है? डीलिमिटेशन कमीशन। ये हर एक सेंसस के बाद होता है, लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं है, 2 बार नहीं हुआ है ना, 1992 या फिर ऐसे समथिंग 2 बार नहीं हुआ है। और अपॉइंटेड इसको कौन करता है? अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, अंडर आर्टिकल 82 आता है। डीलिमिटेशन होता क्या है? एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ कंट्री टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन जैसे बढ़ती घटती रहती है ना हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की, है ना, तो उनको एडजस्ट करने के लिए डीलिमिटेशन करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ओनली विद इन स्टेट्स होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि यूपी और बिहार के बीच में तुम चेंज कर दो। अंदर यूपी में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका आपस में करोगे, बिहार का उसमें करोगे, ये नहीं कि इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो ऐसा नहीं है। कमीशंस ऑर्डर आर फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि फाइनल और क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है इसको एनी कोर्ट में। इसका कंपोजिशन क्या होता है? इसमें 3 लोग होते हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है, CEC होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जिस स्टेट का डीलिमिटेशन हो रहा है उसका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट एंड नेशनल पार्टीज़ के लिए क्या क्या, मतलब उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहले स्टेट पार्टी के लिए देखते हैं। उनके पास या तो एटलीस्ट 6% वोट होने चाहिए, वोट शेयर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और साथ में 2 MLA होने चाहिए, या तो फिर 6% एटलीस्ट वोट शेयर होना चाहिए लोकसभा में फ्रॉम दैट स्टेट,
और 1 MP होना चाहिए उस स्टेट का, 3% एटलीस्ट सीट होनी चाहिए, है ना, या तो फिर 3 सीट होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, 1 MP होना चाहिए हर एक 25 मेंबर इन लोकसभा में उस स्टेट के लिए जिसके नेशनल पार्टी हो रही है, और या तो फिर 8% टोटल वोट होने चाहिए SLA या फिर लोकसभा में, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा में। सिमिलर नेशनल अगर पार्टी है तो उसको 4 या मोर स्टेट्स में स्टेट पार्टी होना पड़ेगा, और या तो 2% से ज़्यादा टोटल सीट होनी चाहिए लोकसभा में फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स, 6% टोटल वैलिड वोट होने चाहिए इन 4 और मोर स्टेट्स और इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड एटलीस्ट 4 MP इन लास्ट लोकसभा पोल्स। अच्छा, कौन कौन सी नेशनल पार्टीज़ हैं अभी? टोटल अभी 6 हैं। कौन कौन सी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, आप, BSP, CPIM एंड NPP, 6 हैं। इसमें SP नहीं है, ये याद रखना। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं रिकॉग्निशन के? तो इनको सिर्फ एक प्रपोजर चाहिए होता है फाइलिंग नॉमिनेशन के लिए, है ना। इनके रिजर्व्ड सिंबल होता है, entitled to 2 set of electoral roll free of cost and 1 copy to their candidate। ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन पे, और 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं, जबकि बाकियों को सिर्फ 20 होते हैं। नाउ वील सी इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, क्या सीक्वेंस होता है? तो सबसे पहले तो डीलिमिटेशन होता है ना, होल कंट्री इन लोकसभा इलेक्शन एंड स्टेट इन असेंबली इलेक्शंस। उसके बाद प्रिपेयर या फिर रिवाइज होता है इलेक्टोरल रोल। उसके बाद शेड्यूल अनाउंस होता है इलेक्शन का। शेड्यूल के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है नॉमिनेशन का, ठीक है। आफ्टर नोटिफिकेशन कैंडिडेट्स कैन स्टार्ट फाइल देयर नॉमिनेशन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। नॉमिनेशन स्क्रूटनाइज होता है रिटर्निंग ऑफिसर से। नेक्स्ट कैंपेनिंग स्टार्ट होती है बाय ऑल कैंडिडेट्स, और ये कैंपेन 48 आवर्स बिफोर पोलिंग बंद हो जाती है। लास्ट स्टेज क्या होती है? काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। डीलिमिटेशन, फिर इलेक्टोरल रोल बनता है, फिर शेड्यूल अनाउंस होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, फिर नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन स्क्रूटनाइज होता है, कैंपेनिंग होती है, कैंपेनिंग बंद हो जाती है, और फिर लास्ट में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट वील सी इलेक्शन मशीनरी क्या होती है, क्या हायरार्की होती है। तो सबसे ऊपर होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पूरी कंट्री को देखता है, पूरी कंट्री के इलेक्शन को सुपरवाइज करता है। उसके अंडर में होता है हर एक स्टेट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये हर एक स्टेट में होता है। उसके अंडर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। उसके अंडर में आता है रिटर्निंग ऑफिसर, ये अपनी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालता है, उसको सुपरवाइज करता है। इसको असिस्ट करने, आरओ को असिस्ट करने के लिए, रिटर्निंग ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए ARO होते हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। और हर एक पोलिंग स्टेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बहुत सारे पोलिंग स्टेशन होंगे, तो हर एक पोलिंग स्टेशन को कंट्रोल करने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए एक पोलिंग या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को UT में RO अपॉइंट करता है ना। अगर UT है तो उसमें RO अपॉइंट करेगा PO को, और अगर स्टेट है तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करता है पोलिंग ऑफिसर को। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, UT और स्टेट्स के बीच में। तो ये हायरार्की होती है पूरी। नेक्स्ट कुछ टाइप्स ऑफ इलेक्शन मेथड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो पहला है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये हमारे यहाँ किसके लिए यूज़ होता है? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं चाहिए होते हैं, बस सब बाकियों से ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो विनर टेक्स इट ऑल अप्रोच होती है इसमें। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, जैसे अगर टोटल वोट्स हैं उसके जितने शेयर होंगे उतने ही कैंडिडेट्स में भी बढ़ जाते हैं। जैसे अगर 50% किसी के हैं, 20% किसी के हैं, 10% किसी के हैं, तो इसी रेशियो में कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जाता है। पार्टी लिस्ट सिस्टम, पार्टी लिस्ट सिस्टम में क्या होता है? आप कैंडिडेट को इलेक्ट नहीं करते हो, आप सिर्फ पार्टी के लिए वोट करते हो। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ
proportional representation, voters indicate their preference for a particular party, not a candidate. ये भी टू टाइप्स की होती है, क्लोज्ड और ओपन. क्लोज्ड में क्या होता है, वोटर सिंपली वोट्स फॉर द पार्टी, नॉट इंडिकेट प्रेफरेंस फॉर एनी कैंडिडेट ऑन द लिस्ट बाय पार्टी. ओपन लिस्ट में क्या होता है कि पार्टी के लिए भी करता है और कैंडिडेट के लिए भी करता है. नेक्स्ट इज मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम, ऑल्सो नोन एज द एडिशनल मेंबर सिस्टम, कंपेंसेटरी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड टू वोट सिस्टम, द गवर्नमेंट जर्मन सिस्टम. इसमें दो वोट करते हैं, मतलब पहला और दूसरा, इस टाइप से. पहला के लिए प्रेफरेंस ये है, दूसरे के लिए ये है. ये मिक्स होता है इसमें, एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दोनों का मिक्स होता है. अब लास्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट वोट सिस्टम. इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ये हमारे यहाँ किस में यूज़ होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. इसमें क्या होता है, कैंडिडेट्स को रैंक दी जाती है, मतलब एक पर्ची होती है, उसमें सबके नाम लिखे होते हैं, उसमें रैंक देते हैं कि फर्स्ट पे हम इसको रखना चाहते हैं, सेकंड पे, थर्ड पे, उसके हिसाब से होता है. इसमें कोटा सिस्टम होता है. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोटा सिस्टम होता है कि मतलब इतने % आपको वोट्स चाहिए, अगर उतने नहीं मिलेंगे तो फिर दोबारा काउंटिंग होगी लास्ट वाले को छोड़ के. तो ये इम्पोर्टेंट है. अब लास्ट में PYQs हैं, ये बहुत सारे, जिनको आप एक बार देख लेना. मतलब ये सभी सही हैं, ये CSE के भी हैं, CDS के भी हैं, CAPF के भी हैं, ओनली रिलेटेड टू इलेक्शन. ठीक है, जैसे कि 2023 में ही आया था ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला, एक ये भी MLA वाला भी आया था, और ये लोकसभा से रिलेटेड आया था, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आ चुका है. राज्यसभा की मतलब क्या पावर्स होती हैं, इलेक्शन प्रोसेस को अमेंड कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को कर सकते हैं उनके फंक्शन को या नहीं. तो ये हैं, ये एक बार आप प्रैक्टिस के लिए मैंने लगा दिए हैं, इसको आप कर लेना. और थैंक यू.